हेलो दोस्तों, आज हम फ्रांस की क्रांति की कहानी की चर्चा करेंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि कम से कम समय में हम विश्वसनीय, सटीक और सही जानकारी दे पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति को इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस क्रांति के बाद पूरी दुनिया में लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी का प्रचार होने लगा। ये 1600 के दशक में दुनिया पर राजाओं और सम्राटों का शासन था और यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध चल रहा था। इस समय समाज में बहुत भेदभाव था। समाज को मोटे तौर पर 3 प्रकार से बांटा गया था। सबसे ऊपर राजा या शासक और उनके परिवार और सलाहकार थे, फिर पादरी, पुजारी थे और तीसरा वर्ग आम लोगों का था, और इस तीसरे वर्ग में ज्यादातर किसान थे। अधिकांश लोगों का मानना था कि शाही लोगों को शासन करने के लिए भगवान ने चुना। राजा भगवान द्वारा चुने जाते और सभी धर्मों के पादरियों ने दावा किया कि उन्हें भगवान ने संरक्षक होने के लिए चुना था। 1600 के दशक के दौरान यूरोप में एक नया आंदोलन शुरू हुआ और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगे। इस युग को ज्ञान का युग कहा जाता है। रेने डेस्कार्टेस एक फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ थे। उन्हें आधुनिक दर्शन के पिता के रूप में जाना जाता है। उनके सबसे प्रसिद्ध कथनों में से एक था, मेरे अस्तित्व का कारण मेरे अपने लिए सोचने की क्षमता है। गैलीलियो ने दावा किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसने धर्म के पंडितों को क्रोधित कर दिया। लोगों के मन में सवाल आए कि आखिर धर्म क्या था। इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था, लेकिन लोगों ने उनसे सवाल करना शुरू कर दिया। धर्म को सही ठहराना काफी मुश्किल हो गया था और इसलिए एक नई विचारधारा सामने आई जिसे देववाद के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड में लेखक एडवर्ड हर्बर्ट द्वारा शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में लिखी बातों पर सवाल उठाया जा सकता है और अगर लोग भगवान तक पहुंचना चाहते हैं तो तर्क का उपयोग करने की जरूरत है। उन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है। इस विचारधारा ने चर्च के अधिकार को चुनौती दी। जॉन लॉक ने राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का विरोध किया और कहा कि सभी समान हैं। किसी भी व्यक्ति को दूसरों पर शासन करने का अधिकार नहीं है और अगर किसी को शासन करने की शक्ति दी जाती है तो उसे पहले लोगों से अनुमति लेनी चाहिए। ये लोकतंत्र की शुरुआती सोच थी। सरकार का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए और अगर कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती है तो लोगों को सरकार को उखाड़ फेंकने का अधिकार होना चाहिए। मोंटेस्क्यू के अनुसार ये उस समय की मूलभूत विचारधाराएं थी जिन पर फ्रांसीसी क्रांति आधारित थी। अब बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था जो इस समय पादरी लोगों ने आम लोगों पर धार्मिक कर लगाया। इसके अलावा कुलीनों ने आम लोगों पर डायरेक्ट टैक्स भी लगाया था, जिसे टेल के नाम से जाना जाता था। फ्रांस में कुलीन वर्ग और पादरी तब की आबादी का 2% थे, जबकि अन्य 98% किसान थे। इस समय फ्रांस और ब्रिटेन के बीच कई युद्ध हुए और 7 साल के युद्ध में 1756 से 1763 तक फ्रांस लगभग कंगाल हो गया था। 1774 में राजा लुई 16वें राजा बने, तब वो 20 वर्ष के थे। उस समय सूखा, अकाल बहुत पड़ते थे। अगर कोई अनाज जमा कर रहा था तो उसे सख्त सजा दी जाती थी। जब लुई 16वें राजा बने तो उन्होंने रॉबर्ट जैक्स टुरगोट को अपना वित्त मंत्री बनाया। सितंबर 1774 में टुरगोट ने नए कृषि कानून पारित किए। उन्हें ब्लैक फार्म लॉ बोला जाता है। इससे अनाज के दाम तेजी से बढ़े, खाना बहुत महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई थी और नतीजा ये हुआ कि अप्रैल-मई 1975 में लोगों ने दंगा करना शुरू कर दिया। फ्रांस पर कर्ज बढ़कर 2 अरब लीवर हो गया। इस समय लोग गरीबी में जी रहे थे, जबकि फ्रांस के राजा ने अपने लिए एक विशाल महल बनवाया था। राजा लुई ने महल पर बहुत पैसा खर्च किया। महल के रखरखाव के लिए एक बड़ी राशि खर्च की गई थी और राजा लुई की बदहाली के साथ उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट बहुत खर्चीली थी कि वो हर साल 300 नए कपड़े मंगवाती थी। उसने अपने लिए महंगे परफ्यूम बनाए, अपने लिए कुछ खास सुगंध और शायद सबसे अलग उसका हेयर स्टाइल था। मैरी के कई प्रेम संबंध भी थे। वो एक स्वीडिश रईस एक्सेल फर्सन को प्रेम पत्र भेजती थी। इसलिए जब लोगों ने देखा कि उनकी रानी के विवाह के बाहर प्रेम संबंध है तो लोगों को यकीन हो गया कि उन्हें भगवान ने नहीं भेजा है। इसलिए लोगों के पास राजा लुई से नफरत करने के कई कारण थे। लोगों में काफी नफरत थी और इन समस्याओं का कोई अंत नहीं था। अब अनपढ़ भी इन विचारों को सुन रहे थे और सोचने लगे और तर्क करने लगे। राजा लुई ने लोगों को खुश करने की कोशिश की। वो जनता को शांत करने के लिए कुछ करना चाहते थे। उनके नए वित्त मंत्री चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कैलॉन से परामर्श किया गया था। उनके सुझाव टुरगोट के समान थे। उन्होंने कहा कि अगर वो देश की वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहते हैं
तो उन्हें पादरी और कुलीन वर्ग पर एक नया कर लगाने की आवश्यकता होगी। लेकिन कुलीन और पादरी ऐसा नहीं होने दे सके। चार्ल्स की नौकरी भी चली गई। पिछले 175 वर्षों में एस्टेट जनरलों को नहीं बुलाया गया था। 5 मई 1789 को राजा लुई 16वें ने उन्हें फिर से बुलाया। एस्टेट जनरलों के बारे में सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इसमें तीनों संप्रदायों के प्रतिनिधि थे। तीनों संप्रदायों में से प्रत्येक के पास एक मत था। पादरियों के पास एक वोट था, कुलीन वर्ग के पास एक वोट था और बाकी 98% आबादी के लिए एक वोट था, कुल 3 वोट। और जब भी उन्हें कोई निर्णय लेना होता वो 2:1 होता। इससे निराश होकर आम जनता प्रत्येक सदस्य को एक वोट देना चाहती थी। एक समूह को वोट देने के बजाय वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक वोट चाहते थे। राजा ने इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया। लोगों ने अपना खुद एक एस्टेट जनरल बनाने का फैसला किया। उनकी अपनी सरकार, जिसमें हर व्यक्ति को बराबर वोट मिले। जब राजा लुई को इस बारे में पता चला तो उन्होंने हॉल को बंद कर दिया ताकि आम लोग हॉल में प्रवेश न कर सके। वो उन्हें सरकार बनाने से रोकना चाहते थे, तो आम लोग पास के एक टेनिस कोर्ट में गए। इस टेनिस कोर्ट पर उन्होंने प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट की शपथ ली। उन्होंने 17 जून को अपनी स्वतंत्र सरकार की घोषणा की। इसे नेशनल असेंबली की घोषणा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाने से नहीं रोका जाएगा। वो एक ऐसा संविधान लिखना चाहते थे जो सभी के लिए समान व्यवहार प्रदान करे, ताकि देश में सच्ची समानता हो। बड़प्पन और पादरी वर्ग के उदारवादी इस नेशनल असेंबली का हिस्सा बन गए। ये देखकर राजा लुई चौंक गया। उन्होंने देखा कि वो उन्हें नई सरकार बनाने से नहीं रोक सकते। उसे डर था कि वो जल्द ही उसे उखाड़ फेंकेंगे। वो उसे मार भी सकते हैं। इसलिए 27 जून को किंग लुइस ने इस नेशनल असेंबली को स्वीकार किया। वो नई सरकार बनाने के लिए नेशनल असेंबली के लिए सहमत हुए। जब लोग नेशनल असेंबली के हॉल में बैठे थे, बाईं ओर के लोग थर्ड स्टेट से थे। क्रांति का समर्थन करने वाले आम लोग, वो 98% आबादी का प्रतिनिधित्व करते थे। वो नेशनल असेंबली के लेफ्ट विंग में बैठे थे। दूसरी ओर राइट विंग पादरी और कुलीन वर्ग के प्रतिनिधि थे, जिन्होंने राजशाही का समर्थन किया था। वामपंथ मानने वाले लेफ्ट विंग के विचार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के थे। दूसरी ओर दक्षिण पंथ यानी कि राइट विंग की विचारधारा वामपंथी विचारधाराओं से बिल्कुल अलग थी। फ्रेंच नेशनल असेंबली में 98% लोग वामपंथ का समर्थन कर रहे थे। दक्षिण पंथी को राजा 2% लोगों और सुरक्षा बलों का समर्थन प्राप्त था। इसके बाद एक अफवाह फैलने लगी। वो राजा लुई नेशनल असेंबली को उखाड़ फेंकने के लिए पेरिस पर हमला करने की योजना बना रहा था। इस अफवाह ने लोगों को हिंसक बना दिया और फिर दंगे हुए। उन्होंने 14 जुलाई को बेस्टिल किले पर हमला किया। उन्हें गन पाउडर और हथियार मिलने की उम्मीद थी ताकि वो एक क्रांति शुरू कर सके। वहां उन्हें 7 कैदी मिले जिन्हें उन्होंने आजाद किया और इसी घटना के कारण 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये फ्रांसीसी क्रांति की पहली चिंगारी थी। जब दूसरों को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्हें लगने लगा कि वो भी लड़ सकते हैं। वो चाहते थे कि पादरियों और कुलीनों के अत्याचार बंद हो। इसलिए जब टैक्स वसूली करने वाले लोग किसानों के पास कर लेने के लिए गए तो उन्होंने टैक्स देने से इनकार कर दिया और उन्हें पीटा गया और खेतों से बाहर फेंक दिया। 9 जुलाई को नेशनल असेंबली से एक राष्ट्रीय संविधान सभा का गठन किया गया था और 26 अगस्त को इस संविधान सभा ने मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा को अपनाया। संविधान को अपनाने का ये पहला प्रयास था, लेकिन राजा लुई ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। 5 अक्टूबर को क्रांति की एक और चिंगारी प्रज्वलित हुई। भोजन की कीमत, रोटी की कीमत अभी कम नहीं हुई थी। देश अभी भी महंगाई से जूझ रहा था। आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। 5 अक्टूबर को पेरिस के एक बाजार में हजारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई। 6 घंटे तक हजारों महिलाएं 13 किलोमीटर पैदल चलकर वर्साय के पैलेस तक पहुंची। राजा लुई वहां विश्राम कर रहे थे। ये हजारों महिलाएं जब सड़क पर उतरी तो लोग इससे प्रेरित हुए। कुछ पुरुष और सैनिक उनके साथ शामिल हो गए। इस घटना को वर्साय का मार्च कहा जाता है। वर्साय के महल में वो दाखिल हुए। इन महिलाओं को महल में देखकर राजा लुई और उनकी पत्नी मैरी को उनकी शर्तें मानने पर मजबूर होना पड़ा। ये तब था जब राजा लुई ने आखिरकार दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 1791 में चुनाव बुलाए गए और 1792 में राजशाही को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया।
और इस तरह फ्रांस एक गणतंत्र देश बन गया। किंग लुइस और मैरी एंटोनेट को उनके अपराधों के लिए कैद किया गया था। बाद में उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उन्होंने तब फांसी की सजा को लागू नहीं किया था, इसलिए उन्हें एक ऊंचाई से एक तेज ब्लेड पर गिराया गया और इससे उनके सर कट गए और इसके साथ ही फ्रांसीसी क्रांति पूरी हुई। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बहुत खून खराबा हुआ था। कई रईसों और पादरियों की निर्दयता से हत्या कर दी गई। क्रांतिकारियों द्वारा उनके कटे सिरों को पाइक पर रखा गया और शहर के चारों ओर घुमाया गया। कुल मिलाकर लोग बहुत हिंसक थे। क्रांतिकारियों के बीच काफी असहमति थी। पहले वाद विवाद हुआ, फिर क्रांतिकारियों के बीच शारीरिक लड़ाई हुई। उस समय के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे फ्रांसीसी क्रांति के बाद भयभीत थे। फ्रांस मौजूदा राजतंत्र वाले यूरोपीय देशों से घिरा हुआ था। उनमें से कोई भी अपने देश में फ्रांस जैसी क्रांति नहीं करना चाहता था। इसलिए आसपास के देशों के शासक फ्रांस गणराज्य को उखाड़ फेंकने और एक राजशाही को फिर से स्थापित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ये एक वैध डर था। फ्रांस ने इसके लिए आसपास के देशों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया था, लेकिन रोबेस्पियरे अपने डर में बह गए। उन्हें विश्वास होने लगा कि फ्रांस में कुछ ऐसे भी हैं जो खुलेआम राजशाही का समर्थन कर रहे थे। लेकिन रोबेस्पियरे ने सोचा कि अगर वो गणतंत्र देश की रक्षा करना चाहते हैं तो राजशाही के समर्थकों को मार डालना चाहिए। जिन लोगों पर रोबेस्पियरे को राजशाही का समर्थन करने का संदेह था, उन्हें मार डाला गया। अधिकांश लोगों को केवल शक करके मार डाला गया था। हजारों लोग मारे गए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद इस अवधि को आतंक का शासन कहा जाता है। कई क्रांतिकारी रोबेस्पियरे के खिलाफ थे। उन्होंने रोबेस्पियरे के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया और रोबेस्पियरे को अंततः दूसरे समूह द्वारा मार डाला गया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद बहुत खून खराबा हुआ था। आर्थिक स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। 1799 तक हालात ऐसे ही चलते रहे। 1799 में जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने शासन पर अधिकार कर लिया और फ्रांस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि कुछ साल बाद नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। वो फ्रांस के नए सम्राट बने। उन्होंने कई वर्षों तक शासन किया। इस शासन काल में अनेक ऐतिहासिक घटनाएं घटी। नेपोलियन का शासन पिछले राजाओं के शासन से अलग था। वो एक तानाशाह होने के बावजूद एक धर्मनिरपेक्ष तानाशाह था। उनके शासन में चर्च कम हो रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।